नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान राजू पडोलकर साहब। राजू साहब, आपका स्वागत है हमारे पब्लिक इंडिया पे। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग। और आज हम आपसे कुछ बहुत मोटी मोटी लार्जर इश्यूज को जरा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द वे वी आर थिंकिंग हियर, अभी आपने देखा ये कास्ट पॉलिटिक्स और क्या क्या चल रहा है, ये यूजीसी के नया आ गया। मुझे दो तीन चीजों में जरा एक चीज कभी कभी लगता है कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख, समस्या इन द सेंस की, जो वन इज रिलीजन, ये हमारा जो धर्म के रूप में हमने बांट दिया है देश को। फिर एक हमें लगता है कास्ट, कभी कभी लगता है नहीं कास्ट इज अ इशू, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, द इशू, द रूट कॉज इज द विचारधारा। ये जो आरएसएस ने एक विचारधारा करके उसको पुश किया है, तो मतलब जिसको कहना कि विच इज मैलिस्टमो, एक भारत की जो पहली समस्या, जो पहला रूट कॉज, हम बहुत सी चीजें हैं पर उस पर बात करेंगे, वो कहां से शुरू होती है? इज इट रिलीजन, इज इट विचारधारा, इज इट कास्ट? राजू भाई। भारत की सबसे बड़ी समस्या कास्ट ही है। और आपको ये बताने की मैं कौन, बताना आपको मालूम ही है कि आरएसएस के निर्माण के पीछे पूरी तरह से मैंने कई बार बोला है ये बात को, और लोगों को लगता है ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं अंदर से जानता हूँ। ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है उसको हमेशा के लिए रखने के लिए, इस देश में आबाद रखने के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ये धर्म यहाँ तैयार हुए और उसमें ब्राह्मणिकल ऑर्डर की हिफाजत की गई। तो आरएसएस एक बेसिकली एक ब्राह्मणवादी वर्चस्व के लिए पैदा हुई एक संगठन है, और उसके पीछे बड़ा कास्ट पॉलिटिक्स है। बेसिकली आनंद जी, आप समझिए, मैं खुद ब्राह्मण हूं, तो मुझे अंदर से अच्छी तरह से इसको मालूम है ये लोग किस तरह से सोचते हैं और क्या करते हैं। आज एक महाराष्ट्र में बवाल चल रहा है। महाराष्ट्र में एक मंत्री हैं गिरीश महाजन साहब, और वो पालक मंत्री हैं नासिक के, महाराष्ट्र के। अगर आप मांगते, थोड़ी पृष्ठभूमि में बताता हूं। कल उनकी प्रजासत्ताक दिन, रिपब्लिक डे के पर उन्होंने स्पीच दिया, क्योंकि पालक मंत्री को उस जिले का झंडा फहराना और स्पीच देना पड़ता है, तो उन्होंने दिया। वहां पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर लेडी थी, माधवी जाधव, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई, और वो बड़े धैर्य का काम किया उन्होंने, कि उन्होंने पूरे भाषण में सबका नाम लिया, संघ वंग के सारे लोगों का, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, सिर्फ बाबा साहब आंबेडकर का नाम नहीं लिया। तो वो भड़क गई लेडी, और वो ऑफिसर होने के बाद बोली, मुझे बर्खास्त कर दीजिए, मुझे पत्थर फोड़ने के लिए भेज दीजिए, लेकिन जहां से हम आए उठकर, वहां से यहां तक आने में, ये यूनिफॉर्म पहनने के लिए जिस आदमी का योगदान है और औरतों को जिसने आजादी दिखाई, उसका नाम अगर आप नहीं लेंगे, और उसी ने ये संविधान बनाया, हिंदू कोड बिल के लिए बाहर निकला, तो उसको आप नजरअंदाज करेंगे, जानबूझ के वो आप उसका नाम लेना टालेंगे, तो हम सहेंगे नहीं। ये बात उसने बहुत बड़ी कि जो बड़े बड़े लोग नहीं आज कह पा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों में एक औरत निकली, और जो ऑफिसर थी उसने बोला, मुझे प्रमोशन, पैसे, पगार, ये सबका कुछ भी नहीं है, ये हमारे पूरी जाति के पास कुछ नहीं था। ये आज हम, और औरत जात को कहा, यानी हम छोड़िए, बोले ब्राह्मण औरत जात को कहा मिलता था। ये आज हम बाहर आए हैं और कर रहे हैं। मुझे पकड़ के लेके जाने के लिए जो 2 पुलिस औरतें आई हैं, वो उनकी वजह से है, और उनका नाम नहीं लेंगे आप, ये नहीं चलेगा। आप समझिए, ये एक कल की घटना मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बेसिकली आरएसएस एक कास्टिस्ट पॉलिटिक्स के लिए पैदा हुआ संगठन है। रिलीजन उनके लिए बहुत, देखिए क्या है, हिंदू एक धर्म नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार धर्म ब्राह्मण धर्म है, और ये 2 बार हुआ है। आपको बताता है, बादशाह ने जब जिजिया लगाया था, मुगल बादशाह ने, तो ब्राह्मणों ने खत लिखा है उसको कि हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण धर्म के हैं, हमको जिजिया से अलग किया जाए। दूसरी बार तिलक ने लिखा है, लोकमान्य तिलक ने अपने ग्रंथ में, कि हम ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते हैं, ना कि हिंदू धर्म। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू जातियां हैं। बाकी एक ब्राह्मण धर्म है और बाकी सारी जातियां हैं। आप समझिए, ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है हिंदुस्तान की, वो वहीं पर शुरू होती है। और ये जातियों को हम, अब क्या है कि
ब्राह्मण धर्म को संख्या के अनुसार आप पावर में नहीं आ सकते। तो उन्होंने सारे जातियों को इकट्ठा करने के लिए हिंदू, हिंदू तो शब्द फारसी है, आपको तो मालूम है। सनातन शब्द तो बुद्ध धर्म से आता है, एस धम्मो सनातनम। तो दोनों शब्द कहीं भी हिंदू या हिंदू स्क्रिप्चर से आते ही नहीं है, ब्राह्मण स्क्रिप्चर से। ब्राह्मणिक स्क्रिप्चर जो है उपनिषद है, यानी आप समझ लीजिए कि 10 उपनिषद है, 18 पुराण है और 4 वेद है। उनमें कहीं भी सनातन शब्द भी नहीं आता और ना ही हिंदू शब्द आता है। तो ये कहां से आया? तो ये इसलिए आया क्योंकि ब्राह्मण धर्म को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इसको एक सारी जातियों को इकट्ठा लाकर उनको इकट्ठा रखने के लिए कॉमन एनिमी चाहिए। तो वो कॉमन एनिमी हमारा मुसलमान बनाया गया। आप समझिए, ये बहुत बड़ी चाल है। रिलीजन बाद में आता है। रिलीजन, ये प्रॉब्लम हमारी जो है, आप समझिए आज के तारीख में ओवैसी ब्रदर्स और बीजेपी मिलकर जो खेल करती है, वही खेल उस वक्त हिंदू महासभा और जीना की पार्टी करती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये अपने मुस्लिम लीग करती थी। बंगाल की इसमें विधानसभा में, वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जीना की पार्टी एक साथ रूल कर रही थी, जबकि कांग्रेस बाहर रही थी। आप समझिए कि ये बातें हैं ये। और आपको ये मालूम होगा कि यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने 1942 के आंदोलन के बाद ब्रिटिशों को खत लिखा था कि हम कांग्रेस वालों को पकड़ने के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे, ये आजादी के आंदोलन का कोई अर्थ नहीं है। तो आप समझिए कि ये सारी कवायद जो है वो जाति की अपनी वर्चस्व जो है और शोषण के लिए अपनी जो बात है, जो एक अलग टाइप की, उसके लिए पूरी तरह से संरक्षित रखने के लिए अपनी बात, ये ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस नाम की जो बनी है। अब ये जो क्रिश्चियंस हैं, ईसाई है, लेफ्टिस्ट है, लिबरल्स है, उनके दुश्मन है, वो करने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है। वो कब क्यों चाहिए? वो इसलिए है क्योंकि वो आपको हमेशा, ये लोग आपको जताते हैं, यानी इस्लाम आया तो कन्वर्ट तलवार की धार पर कम हुए, और चूंकि जाति नहीं है और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है सत्ता के प्रति, सत्ता की तरफ, इसलिए ज्यादा कन्वर्ट हुए। वही ईसाइयत की बात हुई। तो और लिबरल और लेफ्ट ने ये बताया आपको कि आप समान हो, आप अलग नहीं हो, तो इसलिए उनसे दुश्मनी है, ताकि आपका पोल पट्टी खुल जाती है पूरी आरएसएस की उसमें, इसलिए उनसे दुश्मनी है। तो एक दुश्मन चाहिए, 2 दुश्मन चाहिए, जितने दुश्मन हो तो अच्छे हैं। तो ये सारे दुश्मन आरएसएस ने आपके बना दिए और कास्ट पॉलिटिक्स को चला रही है। जी, लेकिन राजू, मैं एक चीज में थोड़ा सा आपसे इसलिए, क्योंकि मेरा जो मैं जब बचपन में था तो मेरा एक दोस्त मुझसे, मेरे साथ का बहुत घनिष्ठ दोस्त है, और वो आरएसएस का है। उसके फादर आरएसएस के बहुत इंपॉर्टेंट थे, कोंकणी ब्राह्मण है, लेले है उसका सरनेम। पर हमारा संवाद होता था, हम वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और हम अपनी पोजीशन पे रहते थे, वो अपनी पोजीशन पे रहता था, और काफी हद तक हम लोगों का संवाद होता था। हम यूनिवर्सिटी से निकले, फिर वो अपनी नौकरी पे चला गया, वो विदेश चला गया, हमारा आज भी दोस्ती है। लेकिन अभी हाल के पिछले 10-15 सालों में, अब मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में हम बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गए हैं, जो फैमिली के ग्रुप्स हैं। हमारा संवाद खत्म हो गया है। ये एक जो हाल के दिनों में एक डैमेज हुआ है कि पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो गई। वी हैव स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। I mean, that has, I don't know, I mean, आप इसको कैसे देखते हैं, या आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे साथ हुआ है। मैंने कल ही एक प्रोग्राम सोहित के साथ आया, उसमें मैंने बताया धीरे धीरे मेरे रिश्तेदार अलग हो गए, मेरे दोस्त अलग हो गए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे निकाला गया, फिर एक्चुअल रिलेशन से बाहर किया गया। कोई हमारे रिलेशन में जो मुझसे थोड़े छोटे थे, उनके लिए उनके माँ बाप कहते थे कि राजू से पूछिए किस यूनिवर्सिटी में विदेश में जाना चाहिए, उससे मार्गदर्शन लीजिए। वो सारा धीरे धीरे बंद हुआ, बात तक नहीं होती। अब तो देखिए एक आइसोलेशन में चला गए हम। लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, 2014 के बाद इसलिए नहीं कि मोदी आए सत्ता में, वो तो अलग पॉलिटिक्स है। मोदी अलग टाइप के फैसिस्ट है, मोदी रेजिम अलग टाइप की फैसिस्ट रेजिम है, वो अलग बात है। लेकिन इसलिए नहीं हुआ ये,
आप समझिए कि इस प्रक्रिया की शुरुआत 1975 के बाद 1977 में जनता पार्टी आई, तब जयप्रकाश नारायण ने पहली बार आरएसएस को लेजिटिमेसी दी। तब तक गांधी हत्या के मामले में इनको कोई छूता तक नहीं था। करेक्ट। उनको जैसे लेजिटिमेसी मिल गई, फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट में ऐसा करके, फिर वाजपेयी की गवर्नमेंट, लेकिन उनकी पूरी ताकत की गवर्नमेंट, पूरी बहुमत की गवर्नमेंट एक भी नहीं आई थी। जैसे ही उनको बहुमत मिला, उन्होंने दो बातें तय की। पहली बात, जो हमारे साथ नहीं वो हमारा शत्रु, और दूसरी बात, इस देश का संविधान पूरी तरह से नष्ट करेंगे और उसकी जगह मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। लेकिन उन्होंने ये जान लिया था इमरजेंसी के एक्सपीरियंस से, आप डायरेक्ट ऊपर से थोपोगे तो हो सकता है एक लेवल पे बगावत हो सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि दिमक की तरह करे उसको, अंदर से बाहर से इमारत को वैसे ही रखे और अंदर से इतना खोखला कर दे कि वो अपने आप गिर जाएगी। वही आज हो रहा है। तो उनका पूरी सत्ता आ गई 2014 में, जैसे ही मोदी को 293 मोदी रेजिम को मिले। उसके बाद उसी दिन मुझे मालूम था कि धीरे धीरे हर इंस्टीट्यूशन, हर व्यक्ति अपने से दूर होता जाएगा। 2016 के बाद तो मैं मुखर हो गया ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में कि ये ठीक नहीं चल रहा है और ये सब फासिवाद की तरफ हम जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं और हम प्रोग्रेसिव देश। एक देखिए, अंबेडकर साहब, नेहरू, पटेल साहब, सुभाष बोस साहब, गांधी जी, इन सारे लोगों में एकता थी और एक मतभेद भी आपसी थे, लेकिन सारे लोगों में एक बात पक्की थी कि भारत को एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। ये सबने ठान लिया था और आरएसएस इसके खिलाफ था। इसलिए उन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। वो दत्तात्रेय होसबोले ने कल जो तिरंगा फहराया, दत्तात्रेय होसबोले इज अ मोदी मैन हु विल लीड अल्टीमेटली आरएसएस। ओके, उन्होंने जो तिरंगा फहराया वो शान ही नहीं रखी उन्होंने। वो रिपब्लिक डे ही नहीं है। तो बात आप समझिए, तो मॉडर्न रिपब्लिक से फिर से उसको रिग्रेसिव बनाकर पूरी तरह से महिला, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ईसाई और जो उनके साथ नहीं है, वो हर लिबरल, हर लेफ्टिस्ट या जो भी सोशलिस्ट या जो भी ये देश को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है या गरीब को मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को अमीर बनाना चाहता है, उन सबको दुश्मन मानने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और वो मानते हैं। तो उनके साथ जो हमारे साथी, हमारे मित्र जो पहले हमसे अच्छा बर्ताव करते थे क्योंकि वो अल्पमत में थे, आप समझिए, तब उनकी सरकार नहीं थी। और ये कायर है, बेसिकली फैसिस्ट कायर होते हैं, आरएसएस वाले भी कायर है। जो हम पे गुजरी है वो उन पे गुजरी तो रोएंगे रोज, समझे? तो हाँ, मैंने कल जिक्र किया था, न्यूरम्बर्ग फिल्म देखनी चाहिए। जब न्यूरम्बर्ग की ट्रायल के बाद उन एक कैदी को, जिन्होंने हजारों लोगों को मारा था, उनको ले आते हैं तो वो वहां पर सुसु करते हैं। तो इतने जो दर्द आप डरपोक है। वो स्टैन स्वामी को जो नहीं सके, वो स्टैन स्वामी का स्ट्रॉ नहीं देना, वो अगर इनके किसी नेता के साथ होता तो ये दुनिया भर का डंका पीटते घूमते, समझे? लेकिन जिस निडरता से आज 12 साल 13 साल मोदी रिजिम में लोगों ने इनका अन्याय, इनका अत्याचार, इनकी लिंचिंग, इनकी हत्याएं सही है, उस निडरता से इन पर जब गुजरेगी तब ये सामना कर नहीं पाएंगे। मैं लिख के देता हूं। जब इसको सारे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाला जाए। देखिए, आपका जो दोस्त है, मेरे ऐसे इतने दोस्त हैं, मैं क्या बताऊं आपको। आरएसएस का जो मेन फर्स्ट सर्कल है, वो उसमें से कई लोग मेरे दोस्त हैं। मेरी किताबों में भी लिखा है। मैं प्रमोद महाजन तो मेरे बहुत ही दोस्त थे, ज्येष्ठ मित्र थे मुझसे, यानी उनके बेटे की उम्र का मैं हूं, उनसे भी छोटा हूं बेटे से। तो वो उम्र के है वो, लेकिन फिर भी दोस्ती तो थी हमारी, क्योंकि मैं इंटरव्यू करता था उनको, कभी भी कुछ भी बोलता था, जब ये प्रधानमंत्री के कार्यालय के मंत्री थे। लेकिन उनका बहुमत नहीं था, ये समझने लायक है। और मुझे पक्का यकीन था जिस दिन आरएसएस बहुमत में आएगी, उस दिन के बाद ये दोस्ती का नाटक खत्म कर देंगे उनकी तरफ से। हम तो बहुमत में थे तब भी हम देखो, लिबरल बहुमत में थे तब भी हम दोस्त थे उनके। हमारी गांधीवादी विचारधारा जो है वो पक्की है।
हम जी किसी से दुश्मनी कर ही नहीं सकते। जी। नहीं राजू जी, मैं हरदम ये कहता हूं, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल फर्म ओपिनियन हूं। लोग कहते हैं ना कि अटल जी बहुत अच्छे, अटल जी के पास बहुमत नहीं था इसलिए अटल जी बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अटल जी जी। के पास बहुमत होता तो शायद इससे ज्यादा खराब होते। खैर, एक और इम्पोर्टेंट चीज है राजू भाई। देश जब हम लोग बड़े हुए, पूरा देश एक था, मतलब वी वर ऑलवेज प्राउड ऑफ, जगह अलग अलग जगह जाते थे। पर हाल के दिनों में जो फेडरल स्ट्रक्चर को जितनी जितनी चोट पहुंचा रहा है ये प्रेजेंट रिजीम, और उसमें जिस तरह से स्टालिन भाई उसमें खड़े हुए हैं, आई मस्ट एडमायर कि द वे स्टालिन इज फाइटिंग इट आउट। एक एक वो एक रैलिंग पॉइंट हो गए हैं। और ये भी तय है कि जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता इन द सेंस जा रहा है कि उधर मतलब नॉर्थ की तरफ से वो लोग तो तैयार हैं, हाथ खोल के तैयार हैं कि आप आइए। लेकिन द वे वी आर बिहेविंग और जिस तरह से राज्यपाल के इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे उस फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहे हैं। और आज शायद वो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन देश एक रह पाएगा, कितने दिन रह पाएगा, इस पे भी प्रश्न चिन्ह हो रहा है, जिस तरह से प्रेजेंट रिजीम फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रही है। देखिए, राजू। मोदी रेजिम या प्रेजेंट रेजिम जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रही है, उससे देखिए महाराष्ट्र दक्कन की ना, यानी मुंबई दक्कन का नाक है। ना कर। महाराष्ट्र से दक्कन शुरू होता है, यानी जैसे अंबेडकर साहब ने कहा था, पहले और प्रथम और अंततः हम भारतीय है। वैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लाइन है लिखी हुई उन्होंने, प्रथम और अंततः हम दखनी हैं। ये बात समझनी चाहिए महाराष्ट्र के लिए। तो आप समझिए कि हम दुगना कर देंगे, हमारी आय दुगनी होगी, हम वहां पैसा देंगे, और ऊपर से आप इंपेरियलिज्म, नॉर्दर्न इंपेरियलिज्म हम पर ला देंगे, ये कतई सहेंगे नहीं साउथ के स्टेट। और इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर और हर भाषा को अपना एक महत्व दिया है। हर भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा है। मराठी को है, बंगाली को है, असमी को है, उड़िया उड़िया को है, उड़िया भाषा को, तेलुगु को है, तमिल को है, मलयालम को है, कन्नड़ा को है। तो ये छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, और इनको कुछ नहीं मालूम सर। इतिहास, भाषा, सृजन, कविता, साहित्य और सिनेमा, नाटक, इनके बारे में इनको कुछ नहीं मालूम। आप 10 सवाल मैं आपको बताता हूं, मैंने कई लोगों को बताया। आपको अभी बाहर निकलने के बाद, आनंद साहब, आप बाहर निकलने टहलने के लिए आरएसएस की शाखा पर जाइए, कोई भी 4 आदमी को निकालिए बाहर और बोलिए सर आपसे हम बात करना चाहते हैं। बोले वो 2 पैराग्राफ हम लोग डिलीट किए थे ना, पहले वाले जो रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, वो शामिल करके पूरा वंदे मातरम आप कंठस्थ है तो सुना दीजिए हमको गान गान दिखाई। सर मैं वंदे मातरम के आगे, वो वंदे मातरम को लोकसभा में भी वंदे भारत बोले थे। इतना उनका ज्ञान है। पढ़ते ही नहीं आरएसएस वाले सर, पढ़ने को, किताबों को डरते हैं वो लोग। फैसिस्ट हमेशा किताबों को डरते हैं। नाजियों ने भी किताबों को जलाया था, लाइब्रेरीज को। तो बात ये समझिए कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं आपको बताता हूं, स्पष्ट रूप से बताता हूं, क्यों नहीं, आज ही बात है, आज ही बात करनी चाहिए इस चीज की। ये ज्यादा दबाएंगे ना तो देश टूट जाएगा। सिर्फ नॉर्थ साउथ नहीं सर, नॉर्थ ईस्ट का क्या करेंगे आप? हाँ। उनको चाइना उधर आंखें खोल कर बैठा, हाथ बाहें फैला कर बैठा है। इतनी बर्बरता आप करेंगे तो कौन आपके साथ रहेगा? देखो, इंसान आखिर सुखी रहना चाहता है, अपनी मातृभाषा के साथ रहना चाहता है, अपनी संस्कृति अस्मिता के साथ जीना चाहता है। वो एक सुकून अगर आपको एक राष्ट्र में मिलता है तो वो राष्ट्र अपना लगता है, वरना कैसे लगेगा आप बताइए? ममता वहां दुखी है, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हम मियां भाई का इलाज कर रहे हैं। किस बात पर? क्योंकि जो आसामी बंगाली बोलते हैं मुस्लिम, उनको बांग्लादेशी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन सर, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये तो। मैं आपको बताता हूं, बंगाली वो भाषा है जिस भाषा के प्रतिनिधि, नोबेल पारितोषिक विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगीत लिखे हैं। और इन्होंने एफआईआर की नोटिस जिस अर्थशास्त्री, बंगाली अर्थशास्त्री को मिला है नोबेल प्राइज और भारत रत्न, अमर्त्य सेन, उनको भी भेजी, भारत के पूर्व एडमिरल को भी भेजी, और सुभाष चंद्र को भी भेजी। जी ये नहीं, और मैं राजू भाई इसलिए कि दर्शकों को याद रहे, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान और श्रीलंका का राष्ट्रगान इनसे इंस्पायर्ड है। वो जो पूरा राष्ट्रगान है वो
टैगोर की कविता से इंस्पायर होके ही वो लिखा गया है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इट्स मैं एक चीज और ऐड कर दूं। मैं बंगाल में रहा हूँ भाई। मैं सारे राज्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एस्थेटिक उनके पास है, जो क्रिएटिविटी उनके पास है, जो सुर उनके पास है, जो वो सेंस है, वो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि हिंदुस्तान में एक इतना सुंदर। मैं दो राज्यों की और बात कर लूं, ये जम्मू कश्मीर को रोज पाकिस्तानी पाकिस्तानी, पंजाब को रोज खालिस्तानी खालिस्तानी। तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ का नहीं है, जैसा आपने, ये सब जगह ये दिक्कत है, दैट रिसेंटमेंट इज देयर कि आप खालिस्तानी खालिस्तानी कर रहे हैं उस एक इतना मजबूत राज्य। सर मैं आपको बताता हूं, और ये बात मैं खुले यानी आपके ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कहता हूं, पहली बार कह रहा हूं। मुझे कई बार लोग पर्सनल यानी कैपेसिटी में पूछते हैं, दाजू भाई आपकी मातृभाषा मराठी है, यानी सार्वजनिक मंच पे बहुत कम मौका मिलता है कि मैं मराठी में बात करूं, आजकल हिंदी या इंग्लिश में ही करता हूं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता तो आप मराठी ना होते तो कौन होते? तो मैं सिर्फ दो ही राज्य की बात करता हूं, या तो मैं सिख होता या बंगाली, और उसमें भी आप चॉइस देंगे तो मैं बंगाली ही होता। क्योंकि सर मैं म्यूजिक का इतना बड़ा लवर हूं, यानी मैं म्यूजिक देखिए, गीत संगीत कविता यही जीवन है सर, बाकी सब झूठ है। आपकी अस्तित्व को अगर इमॉर्टल कुछ चीज कर सकती है तो चित्र कर सकते हैं, वो आपके संगीत के सुर कर सकते हैं। या असुर लोग सत्ता में आए, उससे उसके बाद मेरे जीवन के सुर ही गायब हो गए। करेक्ट करेक्ट। मैं एक और चीज जरा, एक समस्या और हो रही। मैं लार्जर इश्यूज को थोड़ा टच कर रहा हूँ। ऑन अ लेटर डेट हम लोग स्पेसिफिक पे की बात करेंगे, क्योंकि उसका तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, बहुत मौके भी आएंगे। एक और समस्या यहाँ पे हो रही है, जो यूपी में हम लोग वी कैन फील इट, आप महाराष्ट्र में भी फील करो। ये बिल्कुल इस समय, जैसे हम एक समय अंग्रेजों का एक उपनिवेश होके गए थे, कॉलोनी बन गए थे, धीरे धीरे अब हम लोग गुजरात की कॉलोनी बनते जा रहे हैं। ये गुजरात लॉबी कह लीजिए, गुजरात के ठेकेदार कह लीजिए, एनीथिंग हैपनिंग इन साइकिल स्टैंड से लेके सड़क के ठेके तक गुजरात वाले। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरा देश जो है वो गुजरात की कॉलोनी बनता जा रहा है। मैं इस पे भी, महाराष्ट्र में आर यू फीलिंग दैट? सर महाराष्ट्र से ज्यादा कौन फील करता, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई जो आ गई वो 107 हुतात्माओं की वजह से आई। मुंबई महाराष्ट्र में नहीं आए और गुजरात से जुड़े, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में पूरा आंदोलन छिड़ गया था। और उस वक्त मुंबई प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे वो मोरारजी देसाई, एक गुजराती व्यक्ति थे, और उन्होंने 107 लोगों पे गोलियां चलाई सर, जबकि नेहरू प्रधानमंत्री थे। आप सोचिए कितने बड़े क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए देखिए गुजरातियों में एक्सट्रीम लोग होते हैं। एक तो गांधी पैदा होते हैं और या तो जीना पैदा होते हैं। आप सोचिए ना, आपने देखा होगा जीना भी तो ठक्कर थे मूलता। उनके उनके दादा, आपको मालूम है ना ये कहानी बर्दन साहब? हाँ। उनके दादा मछली का व्यापार करते थे, इसलिए उनके भाई और जो करीबी व्हाट्सएप ग्रुप के लोग, उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अब हमको जैसा आइसोलेट किया है वैसे उनके दादा को आइसोलेट किया था। तो बाद में दादा के बाद में उनके पिता थे, मैंने उसके बेटे ठक्कर साहब के बेटे, उनको ये ह्यूमिलिएशन सहा नहीं गया। उन्होंने सीधा सीधा इस्लाम का स्वीकार किया और अपने बेटे को बड़ा पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेज दिया यूके, और वो बैरिस्टर होके आए, वो मोहम्मद अली जिन्ना। और आपको मजेदार बात बताता हूं, वो मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जिस औरत के साथ शादी की वो पारसी लेडी थी। उसकी जो कब्र है वो यहाँ पर मुंबई में है, मुंबई में आज। और उनकी बेटी तो जिन्ना, और उनकी वाइफ को एक बेटी हुई। वो बेटी ये चाहती थी कि एक पारसी लड़के के साथ शादी करे, तो जिन्ना ने तब तक पाकिस्तान बना लिया था। जिन्ना बहुत झगड़े, जिन्ना और उनके लेटर्स हैं बेटी के। जिन्ना बोले कि इतने बड़े पाकिस्तान मैंने खुद बनाया जिसमें इतने सुंदर मुस्लिम लड़के पढ़े लिखे हैं, तुम्हें एक भी लड़का पसंद नहीं आया जो मुसलमान है? तो बेटी ने कहा आपको इतना बड़े हिंदुस्तान में अगर मुसलमान लड़की नहीं मिली, उनकी बेटी भी जीती थी, तो मुझे क्यों मिलेगी भाई मुसलमान लड़का?
तो उन्होंने अपने पिता के इच्छा के विपरीत जाके वो पारसी आदमी के साथ शादी की और उसकी संतान जो हुई वो संतान 1980 तक जनसंघ को एकमात्र स्रोत था जो डोनेशन देता था और उस शख्स का नाम है नस्ली वाडिया, बॉम्बे डाइंग के। करेक्ट। तो आप समझिए गुजरात का गुजरात का जहां इंपेरियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंपेरियलिज्म की तरह नहीं है सर, क्योंकि वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ करने वाले लोग हैं। जब बांस के इंजन का जब आविष्कार हुआ था ब्रिटेन में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई नई यंत्र युग आ चुका था, तब वो इंपेरियलिज्म फैला था। गुजरात सिर्फ ठेकेदार है सर, और ज्यादातर लोग एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ थ्रू माल प्रैक्टिसेस। हिंदुस्तान की जनता की जो पैसे हैं वो ठगी के द्वारा एक्यूमुलेट करने की प्रक्रिया को वो उससे अमीर होते हैं और वो विदेश भाग जाते हैं या उसको डाइवर्ट करते हैं या लॉन्डर करते हैं, मनी लॉन्डर। उसको कोई व्यापारी नहीं कह सकता। तो आप उनके गुलाम गुजरात का देश बना है, और महाराष्ट्र से ज्यादा कौन अच्छी तरह से जानता है, वो मुंबई के ऊपर तो सारा झगड़ा है। तो लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि वो बना कुछ नहीं सकते सर। आप देखिए मोदी रेजिम के करीबी जो 2 क्रोनीज है, उन्होंने भी कुछ आविष्कार नहीं किया है, नया कुछ टेस्ला जैसा कुछ बनाया नहीं है, ना ही मार्क जुकरबर्ग जैसा नहीं बनाया, ना ही एप्पल जैसा कुछ बनाया है। ये सारा जो बनाया था नेहरू का, वो सारा अपने पास ले लिया। वो तो कोई मेरे प्रधानमंत्री दोस्त होते तो मैं भी ले लेता सर जी। आप भी ले लेते, क्यों नहीं लेते सर? जी। प्राइमरली जो अभी ये जो 2 हैं A1 A2, ये लोग आढ़तिये कह लीजिए, ट्रेडर कह लीजिए, ब्रोकर कह लीजिए, ये वो वाला है। दे डोंट मैन्युफैक्चर। हम बड़े हो रहे थे तो हमें 2 नाम आते थे, टाटा बिरला। तो ये होता था टाटा बिरला मैन्युफैक्चर समथिंग, वो दे यूज्ड टू क्रिएट समथिंग। उनके पास R&D था सर, R&D था उनका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, और शायद ये इसके बाद इसको आज का खत्म करेंगे, नेक्स्ट उस पर करेंगे। मुझे एक चीज लगता है कि देश से ज्यादा बड़ी चीज होती है लीडरशिप। जब देश आजाद हुआ तो भारत के पास बहुत कम, कुछ था ही नहीं हमारे पास। एक इतने लंबी मतलब अंग्रेजों ने हमें इतने लंबे समय तक लूटा था। नेहरू आए, और शायद कि वो नेहरू की लीडरशिप थी कि हमने एक अपने पब्लिक सेक्टर को ठीक किया, कोर इंडस्ट्री को ठीक किया, और यहां तक कि नेहरू की बात लोग IIM इस सब की करते हैं। मैं 2 चीजें नेहरू की हरदम याद रखता हूं। नेहरू ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद दूसरा NSD नहीं बना आज तक। मतलब आज से 60 साल पहले एक आदमी ने NSD बना दिया, उसके बाद तुम दूसरा NSD नहीं बना पाए। नेहरू ने जो लोकतंत्र का, जो नेहरू का मैं ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कोर इंडस्ट्री से मानता हूं, नेहरू ने इस देश के आम आदमी को लोकतंत्र पे आस्था, विश्वास, और उसको उन्होंने जैसे पौधे को रोप के उसको बड़ा किया। वो नेहरू का कंट्रीब्यूशन है। इंदिरा गांधी आई, हम गरीब देश थे, शास्त्री हम गरीब देश थे, लेकिन हम दुनिया के सामने हमारी एक ताकत थी। मैं आज इसलिए कह रहा हूं, आज एक ट्रम्प जी आ गए हैं, वो मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन इस सारे उसमें जैसे हमारी पोल खुल गई है। वी आर एब्सोल्युटली शोइंग कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई विजन नहीं है, लीडरशिप को पता ही नहीं है क्या है, लीडरशिप को हे करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं इस पे एक टिप्पणी करके, क्योंकि भारत के लिए एक मुश्किल दौर है इस समय, और वो बिकॉज ऑफ लीडरशिप। सर लीडरशिप का सबसे उत्तम उदाहरण आपको दूं, जिसकी शेखी बहुत बढ़िया से बता रहे थे मोदी जी इलेक्शन से पहले 2024 के लोकसभा के, कि चाबहार पोर्ट ईरान का ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी, $125 मिलियन। अरे छोड़ के भागे अमेरिका के डर से। और बाकी तो आपको ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ ये तो मालूम ही है। वो तो चाइना और बातों बातों में चाइना और अमेरिका ने बोल ही दिया। फिर ये दत्तात्रेय होसबले और भागवत किसके साथ कर रहे हैं? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, यानी ओरिजिनल माओइस्ट पार्टी के साथ। और अमित शाह कह रहे हैं कि हम माओइस्टों का बंदोबस्त कर रहे हैं। अरे ओरिजिनल माओइस्ट तो वही है, वो आके आपके पार्टी ऑफिस में बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। क्या बंदोबस्त कर रहे हैं आप? वो आपका बंदोबस्त कर रहे हैं, और वो देश का बंदोबस्त कर रहे हैं। सर आपको मालूम है लद्दाख, जिसके
जिसकी वजह से सोनम वांगचुक अंदर है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उसके इर्द गिर्द का एरिया खतरे में है सर। कभी भी चीन अपने ऑफ कोर्स। अंदर, अरुणाचल को डिक्लेयर ही कर दिया उन्होंने, हमारा एरिया है हाँ जी, हाँ। वो। बस वो अगर ले लेते हैं तो क्या करेंगे मोदी जी, बताइए मुझे। मोदी रेजिम अब पाकिस्तान का भी कुछ नहीं कर सकती सर, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और आधे हिंदुस्तान तक उनकी उनकी मिसाइल आ सकते हैं, उसमें दिल्ली आता है तो बात खत्म सर। ये बताने के लिए बहुत है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ अब चीन है और चीन आपके जैम करता है सिग्नल, और जो हवाई जहाज या आप लड़ाकू विमान लेते हो जिसको नींबू मिर्ची लगाते हो, वो उधर ही खत्म हो जाता है लड़ाई। जी ये हमने एक बार देखा अभी, समझे। तो जी बात ये जी है कि ये सब मार रहे हैं और जो बात बोल रहे हैं वो सारी खोखली है। और हम एक एक ताकत थे नेहरू इंदिरा के टाइम में, और वो ताकत सिर्फ नैरेटिव या बातों में या प्रोपागंडा में नहीं थे। डरते थे लोग। इंदिरा जी ने कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त है लेकिन हमारा बॉस नहीं है। और इजराइल के साथ हमने दूरी इसलिए रखी थी और फिलिस्तीन के साथ दोस्ती, क्योंकि जूस के साथ हमारी वेदना, उनकी उनकी प्रॉब्लम, उनके साथ हम हमेशा रहे। वो तो गांधी जी ने भी लिखा था। लेकिन जायोनिज्म को हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही स्टेट ऑफ इजराइल को। हमने बहुत बाद में वो किया। हमने वाजपेयी के टाइम में हमने हमेशा फिलिस्तीन की मान्यता देने वाला भारत पहला देश है। आज क्या करेक्ट। नहीं, और राजू, मतलब मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, चीन और अमेरिका के अलावा एक चीज धीरे से हो गई है, और उस पे आज आज जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील, मतलब डील हुई है विद सऊदी अरेबिया, विच हैज बीन साइंड, और टर्की जिसको ज्वाइन करने वाला है, तो उनके पास पैसा सऊदी अरेबिया का, R&D टर्की की, और पाकिस्तान को एक रेडीमेड हमने एक अजीब सा नहीं काम अपने लिए कर दिया। आनंद जी, इसमें एक और दिक्कत है। वो एग्रीमेंट जो हो रहा है नाटो जैसा, कि इसमें से किसी एक देश पे आप हमला करोगे तो तीनों देश पे हमला यस, माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप सऊदी और तुर्की पे हमला करना तो भूल ही जाइए। आप हमला करेंगे तो पाकिस्तान पे, वो तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हमला सब सऊदी और टर्की पे भी माना जाएगा तो खत्म है बात। जी अब जी हमें देखिए, हमें मिसाइल ये वो हमारे, अब सारी लड़ाई जो है वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी और हमारी दारिद्र्य से होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मोदी जी रेजिम और मोदी जी खुद सेना का, वो कौन, बागेश्वर धाम के सामने वो सेना की आर्मी की टुकड़ी को उनकी यूनिफॉर्म में नचा रहे हैं, जो खुद एक फर्जी बाबा है जिसको जेल में होना चाहिए, वो उसके सामने नचा रहे। तो बात आप समझिए, भारत एक एक बड़ी ताकत थी एशिया की, साउथ एशिया की तो बहुत बड़ी ताकत थी। ये हर प्रधानमंत्री ने बार बार जताया हमें। ये प्रधानमंत्री ने हमको जताया कि भारत अब 5.6 इंच का सीने वाला देश बन चुका है। इस बात से कितना दर्द होता है आप और हम जैसे भारत, जिसको भारत के सिवा हमको कुछ प्यारा ही नहीं है, लेकिन हमारा सीना इन्होंने इतना सिकुड़ा दिया कि खत्म हो गए हम। सफोकेशन फील होता है सर। और आपने जब NSD का बोला, मैं बताना चाहता हूँ, उसी टाइम में फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनी। अच्छा अच्छा फिल्म इंस्टीट्यूट भी बनी, और ये अपनी फिल्म्स एक बजट में बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसे भी देती थी। वो एक इंस्टीट्यूट बनी यहाँ पर, उसकी मुंबई में उसकी ऑफिस थी, उसमें अच्छी फिल्में बनी। ये सारी जो सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए कलाकारों के लिए, ये इनको कुछ भी नहीं है सर। इनकी बातें रोज देखिए, इन्होंने मुझे गाली दी, उसने मुझे छेड़ा, उसने मुझे ये कहा, मुझे रील्स से गाली दे रहे हैं, और नेहरू एक बहुत गलत आदमी थे, उन्होंने बहुत गलतियां की। अरे आप यार, जीवन में सिर्फ काले पन्ने क्यों लिख रहे हो? एक आध तो सफेद पन्ना लिख के जाइए ना। जी। मैंने आप जितने कह रहे हैं, मैं खुल का 1960 आई वाज, हाँ मुझे था कि शायद क्योंकि उसका नाम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट था, तो इसलिए मुझे लगता था कि नहीं नहीं 1960 इट वाज एस्टैब्लिश्ड। नेहरू तो अद्भुत आदमी था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वैसी लीडरशिप तो शायद एज अ लीडर अनमैच्ड। और नेहरू को महाराष्ट्र में एक महान कवि होकर गए हैं, नारायण सुर्वे। नारायण सुर्वे बहुत
गरीबी से आए थे, वो अनाथ थे, उनका माँ बाप का पता नहीं था, एक दंपति ने उनको एडॉप्ट किया और वो उन्होंने बड़ा किया उनको। वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस पे सिक्योरिटी गार्ड थे और वो महान कवि बने। बाद में उनकी कविताओं ने मराठी में धूम मचाई। इतना ही नहीं, देश में, दुनिया में हजारों भाषा में उनके ट्रांसलेट हुआ। उन्होंने नेहरू के मृत्यु के बाद एक कविता लिखी, इतनी सी छोटी कविता है, मैं अब यहां नहीं कहूंगा, वो मराठी में कविता है, लेकिन वो कविता में नेहरू का जिक्र नहीं आता। लेकिन एक शाम है, उदास शाम, सारी जो मिल्स है उनसे धुआं आना बंद हो चुका है और कोई एक मिल मजदूर जाते जाते कहता है आज नेहरू चले गए, और अंधेरा जो दिखता है तो दूसरा मिल मजदूर ऐसा कहता है कि अब फिर ये इतना बड़ा अंधेरा आगे है, उसको रोशनी कौन देगा। ऐसी कुल मिला के ऐसी कविता है वो। उस टाइम में नारायण सुर्वे साहब ने यह सोचा था और ये भावना थी लोगों की। सर, नेहरू बार बार नहीं होते, वो तो हमारी उस वक्त के जनरेशन की किस्मत थी कि उनको प्रधानमंत्री नेहरू मिले, वरना हम जैसे अभागी कौन हो सकते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री की फोटो तस्वीर हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे देख के हमको हंसे थे बाहरी देशों में लोग, जब हम गए तो कोविड के टाइम में, ये तुम्हारी नहीं लगती बोला। मैं बोला सर मेरी नहीं है, ये हमारे वो है। वो उसको मालूम था क्योंकि और हजारों लोग आए होंगे। तो बोले सर नेहरू और इंदिरा जी चाहती ना तो उस टाइम में प्रिंटर नहीं थे, ये आरएसएस के सारे लोग हैं ना, उनको टैटू करना पड़ता था नेहरू और इंदिरा का हर वैक्सीन के साथ। तो 30 टैटू होते हैं उनके शरीर पे, और अगर वो टैटू करने से इनकार करते तो लंगड़े लूड़े और अंधे होते हो जाते, जी, है ना। हाँ। जी जी। चलिए राज भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और मेरे ख्याल में अब आपको मैंने पकड़ लिया है तो ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि रोज की पॉलिटिक्स नहीं बात करेंगे, लार्जर इश्यूज को इसलिए एड्रेस करना है कि दर्शकों को भी हमारी और आपकी ये मैं जिम्मेदारी के तौर पे लेता हूं कि ये जरूरी है कि दर्शक एक उस तरह से समझे, हमारा ऑडियंस को एक लार्जर कैनवस को दिखाने की जरूरत है। थैंक्स सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू।